अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो इस वक्त एक मामला जहां पर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी लीड लेते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करती है, एक मैकेनिज़्म तैयार करती है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन उस पर 37 एतराज़ात उठा देता है। और वो एतराज़ात अगर हम देखें तो हमें तासुर ये मिलता है कि शायद हुकूमत किसी मैलाफाइड इंटेंशन से ये मशीन बना रही थी नताइज को अपने हक में लेने के लिए। तो ये एतराज़ात इस नौयत के हैं कि ना शफाफियत है, ना आइडेंटिटी है, ना सॉफ्टवेयर की गारंटी है, ना हार्डवेयर की गारंटी है, ना मशीन के पोजेशन की गारंटी है। गोया कि हर चीज़ तब्दील की जा सकती है। बिल्कुल, मतलब जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है जिस पर हमेशा इंतखाबात होते हैं और बहुत एतराज़ात होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा जो इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात उठाए हैं उनके मुताबिक ये निज़ाम वल्नरेबल होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। इसके बाद से गो के पहले अपोजिशन मैं ना मानूं की ज़िद लगाए बैठी थी, लेकिन इस तमाम तर चीज़ें जब इलेक्शन कमीशन ने कह दी, विच इज़ अ वेरी बोल्ड स्टेप, तो फिर अपोजिशन की जो तमाम तर एतराज़ात थे उनको एक जवाज़, एक रीज़न बड़ी भरपूर अंदाज में मिल गई। सवाल अब टेस्ट केस है कि इसको कानून साजी इस पर कैसे की जाती है, गवर्नमेंट मुतलका मिनिस्ट्री किस तरह से इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को दूर करती है और उन्हें यकीन दिला पाती है कि इलेक्शन शफाफ होंगे या नहीं। ये वो सवालात हैं जो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। और अब तक जो मौक़िफ़ आया है वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का वो ये कि इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात एक तरफ़ा हैं, लेकिन यकीनन एक एक एतराज़ को जब वो एड्रेस करेंगे, तफसीली तौर पर बताएंगे, इल टेक सम टाइम। और अगर कानून साजी होती है और फिर वाकई इस तरह से इलेक्शंस होते हैं तो उन पर क्या सवालात उठेंगे, ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त कह लीजिए इनमें काफ़ी इबहम है। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाहूँगा कि हम इस मामले पर बात करें। इसके साथ साथ प्रोग्राम में आगे बढ़कर हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के हवाले से, जहाँ तालिबान ने कल अपनी अबूरी हुकूमत और उसमें जो वजारतें हैं, जो लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, उनके नामों का ऐलान किया। और ये मुतवक्के था और यकीनन ये ऐलानात जब सामने आए तो फिर रिएक्शंस भी सामने आए। हर मुल्क अपना अपना इस पर अपना रिएक्शन दे रहा है। ख़ास तौर पर अमेरिका जो कहता है कि चीन अफ़गानिस्तान में तालिबान की मदद करेगा। फिर इसके साथ साथ ये कि ये तमाम तर जो अबूरी हुकूमत के लोग हैं ये तालिबान के बहुत करीबी लोग हैं। इनमें उस तरह से इंक्लूसिव गवर्नमेंट जिसे कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता, वो नहीं किया गया, करीबी लोगों को रखा गया है। फिर एक एतराज़ अमेरिका ने यह भी उठाया कि इस काबीना में कोई खातून नहीं है, जो कि यकीनन एक जिसका जवाज़ नहीं बनता कि अगर किसी कैबिनेट में खातून है या नहीं है, या किसी मुल्क में है या नहीं है, ये हर मुल्क का अपना मामला ज़रूर हो सकता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान के हवाले से सामने आ रही हैं। पाकिस्तान बहरहाल अपना मौक़िफ़ रखता है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम में आगे बढ़कर हम कुछ बात ज़रूर तालिबान की हुकूमत, अबूरी हुकूमत और अफ़गानिस्तान की आगे की सूरत हाल पर करें। इस वक्त एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मैं मेहमान शुरा का तारुफ़ कराऊँगा, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। और पहले इशू पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं कंवर दिलशाद साहब, जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं। उनके साथ साथ अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। कंवर दिलशाद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करूँगा। इलेक्शन कमीशन ने कल जो एतराज़ात उठाए, आज जो वजारत है वो उसे उन एतराज़ात को यकतरफ़ा करार दे रही है, लेकिन बज़ाहिर जो जो बातें कही गई हैं उनमें बड़ा वज़न नज़र आ रहा है। कैसे देखते हैं आप इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है, और ये क्या कोई मामला मुहाज़राई की तरफ जाएगा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान? असली तौर पर आपका इंट्रोडक्शन मार्क्स दुरुस्त हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल स्टैंडिंग कमेटी, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट की, ताज हैदर साहब उसके चेयरमैन हैं और मैं भी वहाँ मौजूद था। मैं भी ताज हैदर साहब की ख्वाहिश पर, मैं इन्विटेशन के तहत मैं भी वहाँ मौजूद था, तो मैंने भी कोई 40 मिनट की प्रेजेंटेशन दी थी। तो हमने भी सारा इसका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग के बारे में सारे प्रोस एंड कॉन जो भी इसके हैं, मेरिट डिमेरिट, उसके बारे में डिटेल ब्रीफिंग दी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू एक आज़ादाना होता है ना, एक आम जैसे कि एक एंकर का होता है, वो तो फिर इलेक्शन कमीशन तो सरकारी तौर पर एक बाकायदा राइटिंग में 2 पेज का उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया, जो तमाम अखबारात में उसकी रिपोर्टिंग हो चुकी है।
और उन्होंने हुकूमत की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो प्रोजेक्ट है उस पर आदम एतमाद कर दिया। और उन्होंने कहा, और सबसे बड़ी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत बड़ा जरूरतमंदाना कदम उठाया कि हुकूमत वक्त को अपने 37 एतराज़ात पेश किए, यानी एक भी नहीं 37 एतराज़ात पेश किए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। और उसका नेटशर ये था कि जनाब इसके अंदर धांधली रोकने के कोई इम्कान नहीं है, बल्कि धांधली इससे की जाएगी, टेम्परिंग की जाएगी, और इसके बाद इसमें वोटर्स का एतमाद नहीं। इसके अंदर जो बैलेट का जो एक तरीकाकार है उसका कोई निशान नहीं। इसमें जो बाकायदा ये भी बताया कि प्रोग्रामिंग तब्दील कर लें, डिवाइस तब्दील कर लें, और इसके साथ जो सॉफ्टवेयर है उसकी भी तब्दीली का पूरा उन्होंने नक्शा खाई दिया कि साइबर के जरिए भी बाकायदा वो जो तरीकाकार होता है उसमें भी तब्दीली हो सकती है। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने ये भी बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने 2 पेज का अपना सरकारी मौक़िफ़ पेश कर दिया स्टैंडिंग कमेटी को, और उन्होंने कहा कि हम इस पर काबिल अमल नहीं है, और तकरीबन 4 लाख जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदी जाएगी, लेकिन अगर सूबाई असम्बली में शामिल करें तो 8 लाख जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी। हमें तो ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बन के कहाँ से आ रही है। जी, मैं अमीर अब्बास साहब की जाने बढ़ूंगा। अमीर अब्बास साहब, बज़ाहिर ये नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह प्री प्लान्ड एक मशीन तैयार की गई हो, जो इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात उठाए हैं उनसे तासुर ये मिल रहा है कि एक मशीन तैयार की गई जिसका मकसद शायद धांधली करना था या लोग अपने हक में वोट लेना था। ये मैलाफाइड ही नज़र आ रही है हुकूमत इस सारे मामले में। अब जो इलेक्शन कमीशन बातें कह रहा है, हाउ डू यू सी इट? मुमकिन है ऐसा हो, मुमकिन है जिसको प्राइमा फेसी कहते हैं, बादियो नजर में हुकूमत की नीयत खराब हो। लेकिन असलान अच्छी बात यह है कि ये जो एक्टिविटी हुई है यही वो एक्टिविटी है जिसकी हमें जरूरत थी। मेरा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस रहा है इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर कि हुकूमत एक अच्छा काम करना चाहती है, बज़ाहिर वो कह रही है कि हमें इस निज़ाम को बदलना चाहिए, हमें इसको डिजिटलाइज करना चाहिए, इसको जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना चाहिए, इसको स्मार्ट करना चाहिए। तो बज़ाहिर इस सोच में तो कोई मसला नहीं, लेकिन ऑपोजिशन का रवैया ये था कि नहीं, हम नहीं करने देंगे, भाड़ में जाओ तुम, लानत भेजते हैं तुम्हारी मशीन पे, दफा हो जाए तुम्हारी मशीन। ये जो रवैया था ये गैर जमहूरी रवैया था। हुकूमत का जो रवैया है वो गैर जमहूरी रवैया नहीं था। हुकूमत जो कोशिश करने जा रही थी उसमें होंगे लकूनास, उसमें होंगे झोल, उसमें गड़बड़ भी हो सकती है, उसमें बदनीयती भी हो सकती है, उसमें फ्रॉड भी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी कोशिश को सरीहन मुस्तरद कर दें और उठा के दीवार पे दे मारे तो आप कैसे इवॉल्व होंगे? आप तो स्टैग्नेंट हो जाएंगे, आपका सिस्टम स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो अगर कोई नई सोच सामने ला रहा है तो उसका तरीका कारी होता है जो अब हम देखते हैं। मैं तो सराहूंगा इलेक्शन कमीशन की इस कोशिश को, और मैं समझता हूं कि उनको इससे भी सख्त अगर उनके कोई तहफुजात हैं इस मशीन के बारे में उनको लाने चाहिए थे। यही वो चीज है, और यही बात हम कर रहे थे नून लीग पीपल्स पार्टी से कि अगर आपको इस मशीन से तकलीफ हो रही है तो आप इसको टेक्निकली रिबट करें, आप इसका रिबटल दें टेक्निकली, आप अपने टेक्नोलॉजिस्ट ला के बिठाएं, आप अपने एक्सपर्ट्स ला के बिठाएं। ये तो सिर्फ सियासी लफाजी कर रहे थे कि ये मशीन जो है वो बेड़ा गर्क कर देगी और इमरान खान धांधली कर देगा और फलाना ढमकाना, वही जो टिपिकल पॉलिटिकल नैरेटिव है। अभी आज से 3 हफ्ते पहले जो नहीं, लेकिन अमीर अब्बास साहब, वन वे और अनदर इस वक्त तो जो उनके एतराज़ात थे, गो के वो टेक्निकल नोयत के नहीं थे या जो भी थे, या वो मैं ना मानूं की एक बात थी। अब जब जो टेक्निकल है इस सारे मामले पर, जब इलेक्शन कमीशन खुद इतने एतराज़ात उठाता है तो अब वजन तो अपोजिशन की बात को मिल रहा है, ना कि हुकूमत की बात को मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है। अब हुकूमत इस पे अपना मौकिफ लेकर आएगी, लेकिन इसी से चीजें डिफाइन होगी ना। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक चीज ये है कि इसके अंदर जो टेक्निकल फ्लॉज हैं, क्या हुकूमत ने वो इरादी तौर पर रखे हैं, जानबूझ के रखे हैं, बदनीयती पर मबनी है, या आप जब कोई टेक्नोलॉजी डिवाइस करते हैं, टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉज भी रह जाते हैं। मुमकिन है ये फ्लॉज मैन्युफैक्चरिंग हो, हुकूमत की टीम इसको केटर ना कर पाई हो, और मुमकिन है कि हुकूमत ने बदनीयती से रखे हो। तो अगर तो ये फ्लॉज गलती से इस पर रखे गए हैं तो ये यकीनी तौर पे दूर होने चाहिए और दूर हो जाएंगे। लेकिन हमें मैसेज लोगों को ये देना चाहिए कि क्या जो अभी हमारे यहाँ सिक्का राइजुल वक्त है, जो निजाम चल रहा है, जिस निजाम के तहत 2018, 13, 8 के इलेक्शन हुए,
जिस निजाम के तहत हम लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाते हैं, हम सारे जिमनी इलेक्शन करवाते हैं, क्या वो निजाम ठीक है? क्या हम सब उस निजाम से मुत्तफिक हैं? नहीं। हर शख्स उस निजाम को गालियां दे रहा है, कोस रहा है। ऑपोजिशन भी कोस रही है, इमरान खान भी 2013 में कोसते थे। ये जो अभी जिमनी इलेक्शन हुए, हारने वाला अभी भी धांधली का इल्जाम लगा रहा है। तो जो मौजूदा निजाम है वो भी तो काबिल कबूल नहीं है ना। छोड़ दें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, भाड़ में जाए, लानत भेजें इस पे। क्या मौजूदा निजाम आइडियल निजाम था कि जिसको हुकूमत तब्दील कर रही है? मौजूदा निजाम भी तो नकाइस से भरा हुआ निजाम है ना। इस निजाम पर भी तो अदम एतमाद कर चुकी है पूरी कौम। इस निजाम को भी तो हम तस्लीम नहीं कर रहे। तो जब ये तस्लीम शुदा नहीं है तो क्यों हमें किसी नए निजाम की तरफ नहीं जाना? क्या हमें हर 5 साल के बाद इसी गंदे निजाम से इलेक्शन करवाना है और फिर 5 साल इसी को गालियां देनी है? क्या ये रविश रखनी है? नहीं, लेकिन क्या अमीर अब्बास साहब, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सूट नहीं कर रहा सभी जमातों को? क्या ये चीज़ सूट नहीं कर रही कि आप इसी निज़ाम के तहत ही इलेक्शन कराएं, आप फिर इससे गालियां दें, या फिर आप कोई चीज़ तब्दील करके लाएं, वो भी अपनी मर्ज़ी के लाएं जिसका बेनिफिशरी आप हों? हर कोई चाहता है अपने इक़्तिदार को तूल देना। यही वजह है कि रिफॉर्म्स नहीं होती और इदारे नहीं बेहतर होते। इलेक्शन कमीशन नहीं आज़ाद और ख़ुद मुख्तार आज भी हो पा रहा है, शफाफ इंतखाबात नहीं करवा पा रहा। उसकी यही बुनियादी वजह है। फिर आप देख लें, नैब जो जिस इक़्तिदार में होता है उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, और जो इक़्तिदार से चला जाता है उसको खटकना शुरू हो जाता है। तो ये तो एक रविश है। देखिए, पहले तो जो आपने कहा कि इसके ऊपर अब यानी ऑपोजिशन को एतराज है कि हुकूमत ने बदनीयती से बनाया। अब इसमें कुछ 44-45 शायद नुकात या एतराज। अमीर अब्बास साहब, इसी चीज़ की तरफ आऊँगा। मैं थोड़ा सा कंवर दिलशाद साहब से भी राय लूँ, बिकॉज वो ज़रा ज़्यादा बेहतर जानते हैं। दिलशाद साहब, जो बात इस वक्त चल रही है वो ये कि किसी तरीके से भी, चाहे जो पुराना निज़ाम चला आ रहा है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है, हर इलेक्शन में उस पर भी एतराज़ उठता है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या कोई अगर एक तब्दीली लाने का ख्वाह हुआ निज़ाम में, उस पर भी एतराज़ात है। तो वे फॉरवर्ड क्या है हमारे पास? फॉरवर्ड का मसला यह है कि हुकूमत ने सबसे बड़ी अहम तौर पर, दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर, उन्होंने खुद ही इसकी मार्केटिंग शुरू कर दी। यानी ये हुकूमत का काम नहीं था। हुकूमत को ये चाहिए था कि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 103 और 94 के तहत इलेक्शन कमीशन को एक बाकायदा एक एडवाइस जाती कि जनाब इसके तहत आप मुल्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए आप ये फॉरवर्ड तैयार करें और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट बेल्ट का कोई रास्ता निकालें। तो वो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन खुद ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ जाता, इंटरनेट वोटिंग की तरफ अपनी जो है स्कीम तैयार करता। लेकिन यहाँ हुकूमत ने 4-5 महीने से मसलसल ये कहा कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना के आपको दे रहे हैं और आपने इसको 2023 के इलेक्शन में इस्तेमाल कर रही है। तो ये तरीका सही नहीं था। सही तरीका यही था कि वो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी डालते और इसके बाद पूछते ना, हमने जब कह दिया कि फंड की कोई परवाह नहीं है, इतना फंड कहेंगे हम आपको दे देंगे, तो आपने इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान टेंडर लगाता, तमाम जितने इसके बारे में स्टेक होल्डर है उनसे मशावरत करता कि हम इस पर काम करना चाहते हैं। उन्होंने अपने स्टेक होल्डर को एक तरफ साइड पर रखा और बाकी हुकूमत ने अपनी तरफ से कहना शुरू कर दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना दी है, बस इलेक्शन कमीशन पर अमल दरामद करे या 2023 में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इंतखाबात होंगे। तो ये तो फिर कानून साजी का मसला था और बहुत से टेक्निकल बातें थी, सब इलेक्शन कमीशन पर डाल देते आप। हुकूमत एक तरफ देख खड़े हो जाती, फिर अपोजिशन को भी इलेक्शन कमीशन पर जो है वो आगे बढ़ के ताउन करना पड़ता, सपोर्ट करनी पड़ती, राय देनी पड़ती। तो ये सारा मामला अपने हाथ में ले लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट में 37 एतराजात लगाकर ये तमाम सिस्टम पर अदम एतमाद कर दिया। इससे बड़ा 37 एतराजात लगाने के बाद हुकूमत के पास क्या रह गया? और सारा मामला ही उन्होंने खत्म कर दिया। सर, लेकिन हुकूमत ने, मुतलका वजारत ने तो साफ कह दिया ना कि ये तो यकतरफा एतराज़ात हैं जो उन्होंने लगाए हैं, बस इतनी सी बात उन्होंने कह दी। भाई एक तरफा ठीक है, अपने कानून साजी कर लें, कानून साजी के बाद जो आईनी बुरान पैदा होगा तो इलेक्शन कमीशन अपने फराइज के तहत काम चलेगा, वो ठीक है। एक तरफा एतराज़ात हैं तो आप इसका जवाब दें और कानून साजी करें। जब इलेक्शन कमीशन ने इस पर अमल दरामद नहीं कर रहा तो क्या इलेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी इलेक्शन करवाएगी? तो कहेगा हम नहीं करवाते, तो आप क्या कर लेंगे इलेक्शन कमीशन का? तो ये भी देखें ना आप। जी, मुझे ये बताइएगा कमर दिलशाद साहब कि क्या ये बहुत ही मुश्किल काम है कि इलेक्शन कमीशन कोई खुद से एक बेहतर और शफाफ इंतखाब मुल्क में कराने में अब कामयाब हो जाए इतने सालों के बाद? क्योंकि ये बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। किसकी क्या वजूहात है? जनाब बात यह है कि हम सिस्टम के बड़े हामी हैं,
हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मैंने काम किया, मैं उस कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, हमने बड़ा इस पर काम किया है। हमारा पॉइंट है भाई उस वक्त से 2006 से उसमें सबकी गवर्नमेंट को हम कसूरवार करा देंगे, मुशर्रफ की गवर्नमेंट को भी, जरदारी को भी, नवाज शरीफ को भी। हमने बार बार लिखा इन गवर्नमेंट को, रिकॉर्ड पे मौजूद है, कानून साजी कर लें। किसी ने कानून साजी नहीं की। अब ये इलेक्शन के 1.5 साल रह गए हैं, अब वो कानून साजी की तरफ आ गए हैं। अब कानून साजी होगा तो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदना, ट्रेनिंग देना, बेशुमार उसके लम्हात है जो इलेक्शन कमीशन ने एतराज लगा दिए। तो इस लिहाज से इस पर हमें एक और बड़ी अहम बात ये थी कि हुकूमत ने वक्त तमाम साहब का हुकूमत टाइम ज़ाया किया, उनकी नीयत साफ नहीं थी। और इस लिहाज से अब इंडिया ने 25 साल लगाए। 1980 में कराला रियासत से ये काम शुरू हुआ और 2004 तक स्टेप बाय स्टेप करते हुए उन्होंने ये अपने मुल्क के अंदर इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर करवा दिए। उस पर भी बेपनाह एतराज़ात आने शुरू हो गए हैं। बहरहाल उनका अपना सिस्टम है, उनकी पार्लियामेंट है या उनकी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन एतराज़ात उनकी अपोजिशन ने राहुल गांधी ने कर दिए हैं और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी दरख्वास्त दाखिल हो गई है कि यहाँ पे सिस्टम में खराबियां हैं। तो वो इस हमारे मौजूदा सिस्टम में जो खराबियां दूर कर रहे हैं, दूर करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है जनाब। इसमें आसान है। साहब ये बताइए, कानून साजी कर लेते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन को फिर आईनी बहरान कहाँ पे पैदा होगा? किस तरह का आईनी बहरान पैदा होने का खतरा? फिर वो जो हमारी जो अपोजिशन पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएगी ना, वो सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे जरा हमें इस पर एतमाद नहीं है, इलेक्शन में एक साइड पे हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन तो कानून के मुताबिक काम करना पड़ेगा, उस पर तो लॉ ऑफ लैंड पर अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पैदा हो जाएगी। लेकिन अपोजिशन अगर चलेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहां उन्होंने कहा जरा हमें इस पर सिस्टम पर एतबार नहीं है, तो फिर तो मैं थोड़ा सा कानूनी बहन से पैदा हो जाएगा ना। बिल्कुल सही। मैं ज़रा अमीर अब्बास साहब से जानना चाहूँगा, जो बात हम कर रहे थे। अमीर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं ये जिस तरह से अब मजीद कंवर दिलशाद साहब ने इसको हमें एक्सप्लेन कर दिया, कानून साजी इन्होंने कहा कोई नहीं करने की तरफ जाता, और अब अगर ये कानून साजी करते हैं तो पहले इनके लिए मुश्किल है, दोनों ऐवानों से एक से शायद करवा लें, दूसरी तरफ शायद थोड़ी मुश्किलात पैदा आएँ, उसके बाद फिर अगर अपोजिशन जमातें सुप्रीम कोर्ट जाती हैं फिर आईनी बहरान। तो कानून साजी ना कभी किसी ने की, ना कोई करने में दिलचस्पी रखता है, और अब ये तो हुकूमत बिल्कुल पार्लियामान को और कानून साजी को अहमियत ही नहीं दे रही, सदारती ऑर्डिनेंस से मामला चला रही है। तो ये किस तरह से चीज़ें हल कैसे होंगी, इनके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे? देखिए अरसलान, एक तो कंवर साहब ने फरमाया कि हुकूमत का काम था कि वो इलेक्शन कमीशन से कहती कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कोई निजाम बनाएं। तो सवाल यह है कि क्या इस मुल्क के किसी इदारे ने, कोई इदारा, आप सिविलियन इदारा देख लें, फौज के इदारों को मैं एक तरफ रखता हूं, उनके अंदर रेवोल्यूशन का प्रोसेस रहता है, कोई सिविलियन इदारा उठा के देख लें, क्या आपकी पूरे मुल्क की पुलिस ने, किसी भी सूबे की पुलिस ने कभी कोशिश की कि हम अपनी जो क्रिमिनल साइंस है उसको इंप्रूव करें, अपने गैजेट्स को इंप्रूव करें, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करें? नहीं। क्या आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने खुद से कभी इनिशिएटिव लिया कि हम ये जमीनों के मामला को ठीक करें? आपके इलेक्शन कमीशन ने कब खुद से इनिशिएटिव लिया है कि हम इलेक्शन के निजाम को ठीक करें? हम ये जो लूप होल्स हैं, जो इसमें छेद बने हुए धांधली के, जहां से धांधली होती है, उनको बंद करें। आपका इलेक्शन कमीशन कितने मामला पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस दिखाता है, जानबूझकर बदनीयती से होड़ सी के बैठा रहता है, चुप रहता है, वो देखता रहता है क्या कुछ हो रहा है। ये जो फैसल वार्डा का केस है, ये केस आप देख लें, आज तक 3 साल हो गए, एक बंदे ने झूठ बोल के उसके ऊपर इल्जाम है, उसने जाली हल्फनामा जमा करवाया, वो आज भी सेनेटर है, एमएनए का वहां से भाग के सेनेटर बन गया। कितने मामला हैं जहां पे आपका इलेक्शन कमीशन कनाइवेंस करता है जराइम के अंदर। तो आप उस इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो आपका पूरे का पूरा इलेक्शन का निजाम यकलख्त तब्दील करते खुद से, तो वो तो नहीं कर रहा था उसने, लिहाजा हुकूमत ने ही इनिशिएटिव लेना था, उसने लिया। हाँ, इसमें सवाल हो रहा है कि हुकूमत की बदनीयती थी या नेकनीयती थी। अगर तो बदनीयती है तो वो तो सामने आ जाएगी, जैसे आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। लेकिन मुझे इससे सरोकार नहीं है अरसलान के आप किस निजाम से इलेक्शन करवाते हैं। बिल्कुल सही, आपने दुरुस्त कहा, शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। अमीर अब्बास साहब, मुझे एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, यकीनन ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम इस पर बात करते रहेंगे। बहरहाल इस वक्त बहुत सारे सवालिया निशान हैं, आया हुकूमत क्या चाह रही है, किस इंटेंशन से चाह रही है, अपोजिशन क्या चाहती थी, और इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी बातें कह दी। तो वक्त बताएगा कि किस हद तक मुमकिन है और इससे क्या मज़ीद कंट्रोवर्सीज़ पैदा होंगी, मज़ीद बहरानी कैफियत पैदा होगी, या ये कुछ बेहतरी की तरफ मामला जा सकेगा। हम एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे इस वक्त जो कल पाकिस्तान में अबूरी हुकूमत और वजारतें और तमाम तर चीज़ें
जिनके ऐलानात हुए हैं और फिर जो रिएक्शंस दुनिया से आ रहे हैं, कुछ बात उस पर करेंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। कुछ बात अब यहाँ पर हम करेंगे। इस वक्त जिस तरह से हम अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत-ए-हाल पर बात करते आ रहे हैं, हमें प्रोग्राम में इस वक्त अमीर अब्बास साहब के साथ साथ रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने ज्वाइन किया है, जो माहिर अफ़गान अमूर हैं। रुस्तम शाह साहब, अबूरी हुकूमत का ऐलान हो गया, अमेरिका को एतराज़ात हैं, कहा गया कि वही लोग शामिल किए गए हैं जो तालिबान के अपने बहुत करीबी थे। फिर एक एतराज़ ये भी कि कोई खातून काबीना का हिस्सा नहीं है। और ये अबूरी हुकूमत कब तक की है? क्या कभी तालिबान इंतखाबात कराने की तरफ अफ़गानिस्तान में जाएंगे? कैसे देखते हैं? देखिए, इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं है, वो तो किसी एजेंडे पर नहीं है। तालिबान पर बड़ा प्रेशर था कि एक हुकूमत का ऐलान किया जाए, और वो उसमें उन्होंने कुछ वक्त लगाया, कुछ देर भी हुई, और इस वजह से हुई कि तालिबान इस लम्हा के लिए, इस मोमेंट के लिए तैयार नहीं थे। उनको उनके वहम गुमान में नहीं था कि वो अगस्त में शुरू कर देंगे अपनी मिलिट्री कैंपेन, और वो 15 अगस्त को काबुल फतह कर लेंगे और सारे मुल्क पे उनका कंट्रोल हो जाएगा। चुनांचे वो इस वक्त के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए इसमें कुछ वक्त ज़्यादा लगा। दूसरी बात यह है कि कुछ वहाँ पे डिफरेंसेस भी हैं कि किन किन को शामिल किया जाना चाहिए था, किन को नहीं शामिल करना चाहिए। अब्बास तानिकज़ई जो कि सीनियर रहनुमा हैं, उनको एक नायब वज़ीर का ओहदा दिया गया है। बाकी भी कुछ अख्तलाफात हैं, तो ये सस्टेनेबल इसलिए नहीं होगा कि इसमें जो ताजिक और उज़्बेक और हज़ारा और तुर्कमन और बलोच वगैरह, उनकी नुमाइंदगी काफ़ी नहीं है, और उनकी नुमाइंदगी को देनी होगी, क्योंकि इंक्लूसिव हुकूमत उसी वक्त बनेगी, मल्टी एथनिक उस वक्त बनेगी जब अफ़गानिस्तान के शुमारी इलाकों की और मगरबी इलाकों की नुमाइंदगी भी उसमें होगी, और वही हुकूमत फिर रिकग्निशन भी हासिल करेगी और लेजिटिमेसी भी क्लेम करेगी, और दुनिया उनके साथ ताल्लुकात भी कायम करेगी। तो वो मंजिल अभी दूर है, इस वक्त उनको चैलेंजेस का सामना है, और मेरे ख्याल में कि वो कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द इस काबीना को, ये जो इस वक्त टेम्पररी है, इंटरम है, केयर टेकर है, इसमें वो मज़ीद वज़रा भी शामिल हो जाएं, ताकि ये ऐसी हो सके कि जिन पे अवाम का कुछ एतमाद हो, और ये कहा जा सके कि ये इंक्लूसिव है, मल्टी एथनिक है, ब्रॉड बेस्ड हुकूमत है। तो मेरे ख्याल में कि इस वक्त में ज़रा उनको वक्त देना है, कुछ वक्त उनको हम दें, ताकि जो वादे उन्होंने किए हैं उनको भी वो कर सकें। और जो ख़वातीन की नुमाइंदगी की बात है, शायद वो ख़वातीन को भी नुमाइंदगी देने पर राज़ी हो जाएं। इस वक्त वहाँ फ़िज़ा ऐसी नहीं है, क्योंकि उनके अपने इख्तिलाफ़ात भी हैं, और उनके अपने जो फील्ड कार्डर्स हैं, उनके जो एहसासात हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको भी उनका एहसास है कि ऐसा ना हो कि ऐसे लोगों को शामिल किया जाए कि हमारे अपने जो वॉलंटियर्स हैं, जो उनके फील्ड कार्डर्स हैं, जो उनके लिए 20 साल तक लड़ते रहे हैं, ताकि उनको फिर कुछ परेशानी हो, उनको परेशानी हो और वो जो है वो इश्तिहाल में आ जाएं। ये मेरे ख्याल में ये भी एक फैक्टर है कि वो अभी तक। रुस्तम शाह साहब, ये बताइएगा कि जो इस वक्त बहरानी कैफियत है, मैशियत की सूरत हाल है, और जिस तरह से जो बाइडन भी ये बात कर रहे हैं कि चीन तालिबान के साथ मुआहदे करने की कोशिश करेगा, आप क्या समझते हैं कि कौन से ममालिक हैं टू बिगिन विद जो सबसे पहले अफगानिस्तान और तालिबान की मदद के लिए वाज़ेह तौर पर आगे आएंगे? कौन से ममालिक? सबसे बड़ा मसला मईशत का है और क्रिटिकल इश्यूज हैं। 3-4 महीनों से अशरफ गनी की हुकूमत ने तनख्वाहें भी नहीं दी, ऊपर से ड्राउट भी था, कहत का भी सामना है, पेंडेमिक भी है और गुर्बत भी बहुत है। मेरे ख्याल में चीन उनकी मदद कर सकता है, टर्की मदद कर सकता है, कतर और कुछ गल्फ़ के ममालिक उनकी मदद कर सकते हैं, इमीडिएट कैश फ्लो की उससे उनकी मदद कर सकते हैं।
जो इनकी उनको ज़रूरत है, क्योंकि $9 बिलियन अमेरिका के पास हैं, वो तो अभी रिलीज़ नहीं होने वाले, और $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक के पास है, वो भी वो कहते हैं कि हम रिलीज़ नहीं करेंगे। अमेरिका के देखी वो भी ये कह रहे हैं कि जब तक ये नहीं होगा वो नहीं होगा तो हम रिलीज़ नहीं करेंगे। तो इस वक्त अफगानिस्तान को इमीडिएटली जो फाइनेंशियल मसले हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद हैं, और उसमें चीन, जैसे मैंने अर्ज़ किया, और बाकी कुछ रीजन ममालिक उनकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर ये हेल्प न हुई तो फिर हो सकता है कि हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएं। आप देखें कि मज़ार में और हेरात में और बाकी शहरों में, बदख्शान में भी मुजाहरे हुए हैं, और किसी एक इशू पे कभी दूसरे इशू पे अगर उन्होंने इनको हैंडल नहीं किया तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा भी ये फैल सकते हैं। मसला उनका ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान की फ़ौज ख़त्म हो चुकी है, डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, पुलिस उनकी डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, तो उनको लॉ एनफोर्समेंट के लिए कोई उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। उनको डिपेंड करना है अपने जो फील्ड कार्डर्स हैं, अपने जो सिपाही हैं, अपने जो वर्कर्स हैं। न उनकी ट्रेनिंग है, न उनको कानून का पता है, तो उनसे गलतियां भी होंगी। उनसे मेरे ख्याल में उनको कुछ गाइडेंस की भी शायद ज़रूरत होगी। अभी कौन गाइडेंस उनको देगा, ज़िले के सतह पे और सूबे के सतह पे और रीजन के। रुस्तम शाह साहब पॉइंट आ गया। मैं ज़रा अमीर अब्बास साहब की भी राय ले लूँ। अमीर अब्बास साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को, किस सिमत जाता देख रहे हैं? इज़ इट टू अर्ली टू कमेंट ऑन अफगानिस्तान के मामलात किस तरफ जाएंगे? अभी हालात वाक़यात देखने चाहिए, किस तरह से तालिबान चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होते हैं, फिर हतमी तौर पर कुछ कहा जा सके। मेरा ख्याल है यही सबसे मुनासिब बात है। बहुत जल्दी पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर बड़ी बड़ी तवक्कुआत लगाना शुरू कर दी गई है तालिबान से। उनसे उस आइडियलिज्म की तवक्को लगाई जा रही है जो आइडियलिज्म आज दुनिया की सेटल्ड प्रोग्रेसिंग स्टेट्स में नजर नहीं आता। यानी पाकिस्तान, जो हम तो नहीं 20 साल किसी इस तरह की अनस्टेबिलिटी का शिकार हुए, या दुनिया का कोई और मुल्क तो नहीं कि जिसके ऊपर बाहर से कोई बैरूनी ताकत आके 20 साल काबिज रही हो और वहां पे 20 साल बमबारी हुई हो और जो है वो हेल फायर गिराए गए हो और मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिराया गया हो। अजीब बात है, मतलब पूरी दुनिया ऐसे एक गैर फितरी किस्म की तवक्कुआत लगा के बैठ रही है तालिबान से। वो ये क्यों नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा करना चाहिए। बाबा, आपने उनको किसी काबिल करना छोड़ा था, आपने 20 साल को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकाल दिया। उनकी पॉलिटिकल जो ग्रूमिंग है वो ही नहीं हो सकी है। आपने वहां पे इंडिजिनस जो गवर्नमेंट है, आपने उसका खात्मा कर दिया। आपने बाहर से लोगों को लाके प्लांट किया, फिर 20 साल उस मुल्क की इकोनॉमी, उस मुल्क के इदारे, उस मुल्क का आइन किसी और ने बना के दिया, उस मुल्क की फौज किसी और ने बना के खड़ी की। आप उस मुल्क से पूरी दुनिया कहती है कि उन्होंने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। मेरे ख्याल में अरसलान, जिस तरह उन्होंने बिहेव किया है 15 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक इस गवर्नमेंट के अनाउंस करने तक, जिस तरह उन्होंने बिहेव किया, उन्होंने रोज हमें सरप्राइज दिया। हम उनसे इतनी सिविलिटी, इतनी बर्दाश्त और इतनी तदब्बुर की एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर रहे थे जिसका वो मुजाहरा कर रहे हैं। हाँ, इसको और बेहतर होना चाहिए, इसको और बेहतर होना चाहिए, लेकिन वो जो अब तक कर चुके हैं उसको देख के हमें उम्मीद लगानी चाहिए, हमें उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। हम अगर उनको दीवार से लगा दें और पूरी दुनिया उनको कह के नहीं तुम तो गलत हो, तुम गलत हो, तुम बदमाश हो, तुम लुच्ची हो, तुम लफंगे हो, तुम रस्सागीर हो, तुम इंतहा पसंद हो, तो आप उनको फिर धकेल देंगे और आप उनको वही कुछ बना देंगे जो वो नहीं बनना चाहते या उनको नहीं बनना चाहिए। लिहाजा और उन्होंने जैसी भी हुकूमत बनाई है सलाम, उसूली तौर पे जैसे रुस्तम शाह साहब ने कहा, पाकिस्तान का भी यही मौकिफ है। हम भी अपने प्रोग्राम में यही बात कहते रहे हैं कि बेहतर ही है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो और एक यूनानिमस तरीके से मामला चले। लेकिन अगर उन्होंने नहीं बनाई तो ये उनका इंटरनल मैटर है ना। अमेरिका या बरतानिया या पाकिस्तान को मामा को नहीं लगता उनका कि आपने किस तरह की हुकूमत बनानी है और किस तरह की नहीं बनानी। आप उनको डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, ना दुनिया को भी डिक्टेट करने का राइट है। हमने 20 साल डिक्टेशन करके सीख लिया, ये सीखे हमने 20 साल डिक्टेशन देके और अफगानिस्तान पे चढ़ाई करके कि अब हम फिर एक डिक्टेशन के दौर से गुजारना चाहते हैं। बिल्कुल सही, हमें डिक्टेशन नहीं देनी चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि तालिबान को उनकी बातों से नहीं इक़दामात से परखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ तमाम जायज़ और पेशन गोइयाँ गलत साबित हुई, तो बहुत चीज़ें अभी
थोड़ा सा अर्ली है, वक्त देना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब का, अमीर अब्बास साहब, आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।